हेलो गाइस। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का ताल्लुक भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह एनपीवी और आईआरआर से ही है। सिर्फ ये कि इस सवाल में मैंने थोड़ी सी वैरायटी चेंज की और मैंने थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके गया हूँ, बजाय इसके कि मैं बिल्कुल उसको नॉर्मल स्टाइल में रखता। तो ये सवाल को मैं अगर देखूँ, सवाल आपको सिमिलरली पिछले सवाल की तरह सेम नजर आएगा, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। Question is that Liberty Airways is considering an investment of $800,000 in ticket purchasing kiosks at selected airports. The kiosk cost जो है वो $800,000 है dollars and the life is 4 years. It is expected that with the help of these kiosks, company will be the Liberty Airways will be able to generate extra sales of 60,000 tickets at a price of $40 each. It is also expected कि जो सेल्स हैं ये अब हर साल बढ़ेंगी, जिस तरह नॉर्मली होता है सेल्स बढ़ती है, तो ये हर साल सेल्स बढ़ेंगी बाय द रेट ऑफ 10%. फिक्स कॉस्ट हमें उम्मीद है कि इस साल तो $4 लाख है, जिसमें से डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले हर साल ये 8% के हिसाब से बढ़ती जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन. और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इज $28. चूँकि कियोस्क की लाइफ जो है वो 4 इयर्स है, इसलिए ये 4 साल पे डेप्रिशिएट होगी और कंपनी जो है वो 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रही है और इस कियोस्क की जो सैलवेज वैल्यू है वो $100,000 है. इसके साथ साथ कंपनी को 1,80,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी. वर्किंग कैपिटल का आपको आइडिया मालूम है कि वर्किंग कैपिटल आपको लाइफ के शुरू में चाहिए होता है और फिर बाद में जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो ये वर्किंग कैपिटल हमें वापस मिल जाता है. वर्किंग कैपिटल इज अल्टीमेटली कंसिस्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री लेस अकाउंट्स पेएबल. तो हम इसको नॉर्मल जो मालूम करते हैं उसका तरीक़ेकार यही है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. इस क्वेश्चन के अंदर जो कंपनी का MARR बताया गया है वो 20% बताया गया है. कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज 40%. और आपको मालूम करना है IRR मालूम करने के लिए आपको पता है MARR की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती. IRR के लिए तो आपको सिर्फ 2 कोई रेट्स चाहिए होते हैं जिनके दरमियान आप वैल्यू मालूम कर सकें. लेकिन चले सवाल में हमें MARR दिया हुआ है. अब हम इसको आगे चलाते हैं. इसी सवाल को मैंने इस सवाल को डिवाइड किया है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन जगहों से कैश आउटफ्लो है और किन किन जगहों से कैश आ रहा है. तो कैश आउटफ्लो की 2 फोर्सेज हैं यहाँ पे, दो एरियाज हैं. एक तो आपको $8 लाख की मशीन खरीदनी है विच इज कियोस्क्स. दूसरा आपको $180,000 जो है वो वर्किंग कैपिटल में कमिट करना है. इसका मतलब है जब आप ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो आपको $9,80,000 की तकरीबन ज़रूरत पड़ेगी. इसके मुकाबले में कैश इनफ्लोज आप अगर गौर करें तो अब मैंने यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है कि पहले साल जो मैंने यूनिट्स में सेल करनी है वो तकरीबन 60,000 टिकट सेल करने हैं. तो नेक्स्ट ईयर चूँकि इसने 10% से इजाफा होना है तो मैंने इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये $66,000 बन गए. 1.1 का मतलब बड़ा सिंपल सा है. ये 10 जो है ये 10% को शो कर रहा है और 1 जो है एक्चुअल जो टिकट्स है वो उनको शो कर रहा है. यानी कि ज़ाहिर है जब मेरा नेक्स्ट ईयर की सेल्स होंगी तो एक तो 60,000 तो होंगी प्लस 10% होगी. तो ये जो 1.10 है ये बेसिकली 1 करंट को शो कर रहा है और 10 फर्दर इंक्रीज को शो कर रहा है. दैट इज 66,000. नेक्स्ट ईयर इसके 10% का इजाफा होना है. तो अब मैंने 66,000 को 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो थर्ड ईयर की जो सेल्स है यूनिट्स में वो 72,600 यूनिट्स होंगी. ये बात याद रखें, ये डॉलर्स नहीं है, ये यूनिट्स हैं. इसी तरीके जो फोर्थ ईयर की सेल्स हैं दैट इज ऑल्सो यूनिट्स. अब मैं अगर इसी को आगे अब मैं इसको डॉलर में चेंज करूं तो मैंने ये मिसाल के तौर पर को बता दिया कि पहले साल का जो रेवेन्यू है वो कितना बन जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय $40 ईच. तो अब ये फिगर्स जो है डॉलर्स में आ गई हैं, 2.4 मिलियन. नेक्स्ट वैल्यू में मैं गया सेकेंड ईयर रेवेन्यू. ये फिगर्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं इनको ठीक करके आपको बताता हूँ अभी. फर्स्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट आप अगर देखें तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय $28 1.68 मिलियन. इसी तरीके से सेकंड ईयर की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अब 66,000 जो कि सेल करेंगी तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 28. नाउ इट विल बी 1.848. सिमिलरली थर्ड ईयर वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज 72,600 मल्टीप्लाई बाय $28.
So it is going to be 2032 and $800. अब फर्स्ट ईयर की जो फिक्स कॉस्ट है ये आपको पता है कि $4 लाख है। तो चूंकि इसने सेकंड ईयर इंक्रीज होना है एट द रेट ऑफ 8%, तो मैंने सेकंड ईयर की फिक्स कॉस्ट निकाल ली 400,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08। अगेन ये जो 0.08 है ये इंक्रीज शो कर रहा है और 1 एक्चुअल प्राइस है, सो दैट इज 432। एंड सिमिलरली थर्ड ईयर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर की वैल्यू को मैंने ठीक कर लिया है 66,000 मल्टीप्लाई बाय 40, सो इट हैज बिकम 2.640 मिलियन। इस तरीके से आपके पास 3 साल के रेवेन्यू, 3 साल की कॉस्ट और 3 साल की फिक्स कॉस्ट आ गई। जाहिर सी बात है आप इसकी फोर्थ ईयर की खुद निकाल लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि इस सवाल के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो मैंने सिंपल मेथड नहीं बल्कि मैंने 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल की। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसलिए कि इस सवाल के अंदर एक जो चेंज होने वाली चीज़ है वो ये है। ओके जी, सबसे पहली चीज आप देख लें, लाइफ ऑफ एसेट कितनी है? 4 इयर्स। अगर मैं 4 इयर्स को नॉर्मली डिवाइड करूं तो मुझे लगेगा कि हर साल का जो रेट होना चाहिए वो 25% होना चाहिए, यानी कि 100% डिवाइडेड बाय 4 तो 25% होना चाहिए। नाउ चूंकि मैं 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं तो नॉर्मल तरीकेकार ये है कि मैं 25% को 150% से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी कि मैं ये कह रहा हूं जो नॉर्मल 25% है लेकिन जो कि 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है इसलिए ये 37.5% हो जाएगा। अगर यही सवाल में यहाँ पर फिगर फर्ज करें 5 इयर्स होती तो 5 इयर्स के मुताबिक ये 20% होता और 20% का 150% ये 30% हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये 150% के बजाय 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता, या जिसको मैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहता हूं, तो फिर वहां पे मैं इस 25 को 2 से या 200% से मल्टीप्लाई करता तो ये 50% हो जाता। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको आगे चलाऊं, इसकी अब शीट क्या बनेगी ये देखें। दिस इज मैंने डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है, इसका मैंने शेड्यूल बनाया है कि 4 सालों में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। और चूंकि मैंने कहा था कि एसेट की वैल्यू $8 लाख है और इसकी सैलवेज वैल्यू $1 लाख है, इसका मतलब है इसने 8 लाख से शुरू होकर आखिरी साल 1 लाख तक जाके रुकना है। ठीक है, इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट है वो तकरीबन 700,000 है, जिसको मैंने 4 साल में डिवाइड करना है। अब ये फिगर आई कैसे, मैं इसको देखता हूँ जी। सबसे पहले जो फिगर आई ये जो 3 लाख रुपए, ये कहाँ से आई? सिंपल, मैंने 8 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 37.5% से, तो मेरे पास 3 लाख रुपए की फिगर आ गई। दिस 300,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। और मैंने जब इस 8 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो 5 लाख रुपए मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। और आपको पता है कि बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इट्स अ नॉर्मल अकाउंटिंग फिगर। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये होगा कि अब इस 8 लाख रुपए में से मैंने ये जो पिछली डेप्रिसिएशन हो चुकी है 8 लाख माइनस 3 लाख, यानी कि मैंने अब बुक वैल्यू पे आ गया हूं। ये जो बुक वैल्यू बच गई थी 5 लाख रुपए, ठीक है, जिसको मैंने लिखा है 8 लाख माइनस 3 लाख, अब इस बुक वैल्यू के ऊपर 37.5% अप्लाई होगा। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास फिगर आ गई 187,000। ये जो 187,000 है ये 3 लाख रुपए में जमा हुआ, तो ये मेरे पास आ गई फिगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब मैंने बुक वैल्यू से माइनस किया तो मेरे पास फिगर आ गई नई बुक वैल्यू विच इज 3,12,500 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर क्या होना चाहिए? यस, आपको पता है। अब मुझे इस 3,12,500 रुपए को 37.5% से मल्टीप्लाई करना है। और मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया कि मैंने 8 लाख में से 4,87,500 माइनस किए, ये वाले 4,87,000, तो ये 3,12,000 की फिगर आई और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 37.5% से, तो मेरे पास नेक्स्ट फिगर आ गई 117,188। अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? जब मैंने इसको भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की निकाली तो ये 6,04,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई और बुक वैल्यू रह गई 1,95,313। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये पता है कि मैंने इस वैल्यू को कहाँ तक लेके जाना है? 1 लाख तक, क्योंकि 1 लाख सैलवेज वैल्यू है। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ एक ही साल है। इसका मतलब है ये 195 से 100 तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे 1 साल में पूरा करना है, चाहे ये कोई भी परसेंटेज बनती हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कोई भी परसेंटेज बनती हो, मुझे ये डिफरेंस जो है ये 1 साल में पूरा करना है।
तो इसलिए नेक्स्ट ईयर मालूम करने के लिए अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपल करूंगा क्या कि जो मेरे पास बुक वैल्यू मौजूद है मैंने उसमें से 1 लाख माइनस किया और देखा कि कितनी फिगर निकालूं तो 1 लाख आ जाएगा। तो 95,313 फिगर आई, मैंने यहाँ पे 95,313 लिख लिया। इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर में मैंने कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं की, बल्कि लास्ट ईयर में मैंने सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकाली है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ठीक हो गया जी। तो दिस इज माई डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज माई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मैंने जो फिगर्स पीछे निकाली हैं उन्हीं को मैंने टेबल में सिर्फ लिखा है। यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पिछले स्लाइड में निकाल चुके हैं, फिक्स कॉस्ट पिछले स्लाइड में निकाल चुके हैं, डेप्रिसिएशन आपको बता चुके हैं कैसे निकालना है। यहाँ से नेट प्रॉफिट आ गया। ज़ाहिर है वो कैसे आया है, रेवेन्यू में से ये तीनों एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया। इस नेट प्रॉफिट में से 40% टैक्स निकाल दिया तो रिमेनिंग फिगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गई। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको पता है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर जिसके थ्रू हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। तो हम चूंकि ये नॉन कैश आइटम है तो हम इस नॉन कैश आइटम से जो टैक्स बेनिफिट है वो तो हमने उठा लिया, लेकिन हमें पता है कि ये पैसे चूंकि हमने किसी को देने तो है नहीं, तो हम इसको वापस ऐड बैक कर लेते हैं ताकि हम एग्जैक्ट फिगर निकाल सकें कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना कैश आ रहा है। तो ये मेरे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की फिगर आ गई। आगे चलते हैं जी। अब चूंकि मैंने मालूम करना था IRR, अब मैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालूंगा। सॉरी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो मैंने निकाल लिया। अब मैं ये निकालूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर MARR पे क्या आ रहा है। MARR या कोई भी वैल्यू ले लें। आपको पता है IRR का मतलब क्या होता है। IRR का मतलब होता है द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न विच अ प्रोजेक्ट इज अर्निंग। ठीक है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो ये होती है कि द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम 0। जब मैंने मालूम किया तो 20% के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स थी वो 914619 हो गई। इसी तरीके से 16% पे ये वैल्यू 997084 हो गई। तो आप अगर गौर करें, मैं अगर थोड़ा सा इसको दोबारा एलिबोरेट करूं आपके लिए, सो दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने निकाल लिया और आपको पता है ये कैसे निकलता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रेज़ टू पावर n फैक्टर निकल आया। मैंने इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल आई एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है जी, मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% पे निकाल के अब मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल ली एट द रेट ऑफ 20%। ज़रा इसको इससे मल्टीप्लाई करके सिमिलरली उसके बाद मैंने फिर दोबारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला एट द रेट ऑफ 16% और मैंने फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकाल ली एट द रेट ऑफ 16% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये मेरे पास दोनों इसकी फिगर्स आ गई। नेट नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब मैं अगर इसको आगे देखूं तो मेरे पास नॉर्मल सेंस के अंदर जो मुझे सिचुएशन समझ आई वो क्या आई कि अब मेरे पास असल में इस तरीके से सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 16% कैसे आई कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिस फिगर 997 माइनस दिस 960,000 तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये पहले मुझसे गलती से 960 लिखा गया था, मैंने इसको ठीक कर लिया। दिस इज 980, तो मैंने इसको 980 से माइनस किया तो दिस इज 17,084 और मैंने दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो दैट इज 25,381। ठीक है, अब आपको IRR निकालने का कॉन्सेप्ट पता है कि हमें बेसिकली उस जगह तक पहुंचना है जहां पे इस 17,000 और 25,000 के दरमियान जीरो एग्जिस्ट करता है एक टाइम लाइन के ऊपर। वहां पे मुझे पहुंचने की ज़रूरत है। अब मैं वहां तक पहुंचता हूं और फिर मैं देखूंगा कि मुझे इसकी सिचुएशन क्या मिलती है। ठीक है, ओके गाइज, मैंने इस पे शीट इसकी बना ली शेप। अब आप देखें बेसिकली एट द रेट ऑफ 16% हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आ रहा है 17,084, वेयर इज एट 20% हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 25,381।
वेयर वी वांट टू गो, वी वांट टू गो एट द वैल्यू जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो, और हमें मालूम करना है कि उस नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 पे परसेंटेज क्या होगी ऊपर। तो ज़ाहिर है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 16,000 से इधर जाना है, 16% से इधर जाना है, और चूंकि मैंने 16% इधर है और 20% इधर है, इसका मतलब है 16% में कुछ जमा करूंगा तो ये वाली फिगर आएगी, या फिर 20% में से कुछ माइनस करूंगा तो ये वाली फिगर आएगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली करेक्ट। तो मैं 16% से शुरू करता हूँ, 16% प्लस, अब 16% से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से 0 तक का डिस्टेंस हो गया 17,084। ठीक है, डिवाइडेड बाय 17,000 से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है इस पूरे का, ये मैंने 17,000 से यहाँ तक का 17,000 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का लिखा तो -25,000 के करीब है, लेकिन ज़ाहिर है डिस्टेंस आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं होते। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जमा किया हुआ वो हो जाएगा 42,465, और ऊपर परसेंटेज में डिस्टेंस कितना है 4%। तो मैंने इसकी यहाँ से रेशो निकाल ली, 4% से इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 + 1.609 एंड 17.609 इसका IRR आ गया। ठीक है, अब आपका जो सवाल था वो क्या था, पहला सवाल था आपने IRR मालूम करना है। ठीक है, दैट इज आपको मालूम हो गया 17,609। दूसरा सवाल था कि क्या ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आपका MARR इस सवाल में दिया हुआ है, दैट इज 20%। अब चूंकि MARR 20% है तो आपकी तो कंडीशन है कि MARR से नीचे का प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू गाइज, मुझे उम्मीद है ये आपको चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी।